हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, जैसा कि आज संडे है और आज आपकी हिंदी की क्लास आनी थी और हिंदी की क्लास हम कौन सी लेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला उसने टॉपिक दिया है वो दिया है भाषा, भाषा के भेद, भाषा की जो उपबोलियाँ हैं, उपभाषा है और साथ ही साथ भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास उसने आपका टॉपिक दिया है। तो वहीं से हम जो है टॉपिक उठाकर लाए हैं और साथ ही साथ उसने कार्यालयी भाषा भी कुछ टॉपिक दिया है, तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आज हेडिंग डालनी है भाषा और भाषा के भेद। भाषा और भाषा के भेद। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये भाषा आखिर है क्या चीज़। तो भाषा जो लिया गया है ये संस्कृत के भाष नामक धातु से लिया गया है। ठीक है, भाषा कहाँ से लिया है? संस्कृत की भाष नामक धातु से लिया गया है। और इस भाष का जो अर्थ होता है ये होता है बोलना या फिर कहना। बोलना या कहना इसका अर्थ होता है। बोलना या कहना का क्या मतलब है? जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, तो इसको क्या कहा जाएगा? भाषा कहा जाएगा। ठीक है, और इस भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो प्राचीन टाइम पर यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें इस भाषा की ज़रूरत पड़ी होगी, तब जाकर ही उन्होंने इस भाषा को जनरेट किया है। क्योंकि उस टाइम पर क्या था, एक क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उनकी बोली कुछ अलग थी, दूसरे क्षेत्र के लोगों की बोली कुछ अलग थी, और जब ये लोग आपस में मिले तो ये एक दूसरे की बोली समझ नहीं पाई। यानी कि जैसे मैं गढ़वाली हूँ और अगर मैं कुमाऊं मंडल में चली जाती हूँ और हिंदी का अगर विकास नहीं हुआ होता तो मैं कुमाऊनी अच्छे से नहीं समझ पाती और हमारा जो आपस में विचार थे, हम लोग एक दूसरे तक अपनी बातें नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से भाषा का विकास किया गया। ठीक है, और भाषा के विकास के साथ साथ इन्होंने उसका एक क्रम बनाया है, सुव्यवस्थित क्रम के साथ है। साथ ही साथ इसका कुछ अर्थ होना चाहिए, यानी कि भाषा सार्थक होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तब जाकर ही ये आपकी भाषा कहलाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? भाषा का कुछ ना कुछ। सबसे पहले तो जो आपकी भाषा है ये क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। दूसरा, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। तीसरी बात, इसके जो नियम है, कुछ ना कुछ इसके नियम होने चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जाती हूँ, ठीक है, मैं जाती हूँ, अगर मैं इसी को बोल दूंगी हूँ जाती मैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि एक व्यवस्थित क्रम में ये भाषा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब इसका होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकल के इसका आना चाहिए। तो जैसे मैं जाती हूँ का साफ साफ अर्थ है कि मैं जाती हूँ। ठीक है, तो और अगर मैं ये बोल दूंगी कि जाती मैं हूँ, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक तो सार्थक होनी चाहिए, दूसरा व्यवस्थित होनी चाहिए। मैं जाती हूँ प्रॉपर व्यवस्थित है, मैं जाती हूँ, तो इसको कैसी होनी चाहिए? व्यवस्थित होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके जो नियम हैं, सारे के सारे नियम इस पर लागू होने चाहिए। ठीक, अब जो आपकी भाषा होती है उसके 3 भेद होते हैं। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है भाषा के भेद। डेफिनेशन अगर बात करें, भाषा की डेफिनेशन वैसे आपसे नहीं पूछी जाएगी। डेफिनेशन की अगर बात करें तो आप भाषा की डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको कहा जाता है भाषा। ठीक है, तो नॉर्मली हम आदान प्रदान ही कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप तक बात पहुँच रही है, आप उसे समझ रहे हैं, तो ये मैं अपने विचारों का आप तक आदान प्रदान कर रही हूँ। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और नॉर्मली डेफिनेशन पूछी भी नहीं जाती, आप लोगों को सिर्फ समझना है। ठीक, अब आपको लिखना है भाषा के भेद। तो भेद की बात की जाए, इसके प्रकार की बात की जाए, तो भाषा आपके 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है आपका मौखिक, मौखिक भाषा। दूसरा है आपका लिखित, और तीसरा है आपका सांकेतिक। ठीक, अब इनमें सबसे प्राचीन जो है वो है मौखिक भाषा। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है। और ये सबसे प्राचीन क्यों है? जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोलना नहीं सिखाया जाता, वो धीरे धीरे खुद ही बोलना शुरू कर देता है, खुद ही सीख जाता है। लेकिन वहीं अगर लिखने की बात की जाए तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें पेंसिल से ज़बरदस्ती ABCD लिखाई जाती है और बताया जाता है ये A है, ये B है, इसे ऐसे लिखते हैं। इसको कहा जाता है लिखित भाषा। और लिखित भाषा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चिन्हों से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो लिखित भाषा आपकी चिन्हों से प्रदर्शित की जाएगी। और जो आपकी मौखिक भाषा है, इसमें जो हम चिन्हों का, यानी कि जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, उसको ही किया जाता है लिखित भाषा में फिर अंकित किया जाता है। ठीक है, और इसको ही बाद में कहा जाता है लिपि। जो आप लिखकर व्यक्त करते हैं, जो चिन्हों से व्यक्त किया जाता है, उसको बाद में कहा जाता है लिपि। लिपि आपका जो है सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल आपको यहीं तक रहना है।
तो जो आपकी मौखिक भाषा है ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है और इसको आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद से ही आ जाएगी। वहीं लिखित भाषा की बात करें तो ये आपको सिखाई जाती है, प्रॉपर ढंग से आपको चिन्ह बताए जाते हैं किस तरीके से लिखी जाएगी। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, जो हम संकेतों के द्वारा बताते हैं, ठीक है, उसको सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब अगर आपकी भाषा है तो इसका कुछ ना कुछ आधार होगा और इस भाषा का आधार है ध्वनियाँ, ठीक है। तो अगर भाषा का आधार आपसे पूछा जाता है तो इसका आधार है मौखिक ध्वनियाँ। मौखिक ध्वनियों का क्या मतलब है, जो हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ इसमें ध्वनियाँ प्रयोग की गई हैं, कुछ ना कुछ ध्वनियाँ हैं, उसके बाद ही ये आपका पूरा का पूरा शब्द बनता है या पूरा सेंटेंस बनता है। तो इसका आधार पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मौखिक ध्वनियाँ इसका आधार है। विशेषताओं की बात करें तो विशेषता क्या है भाषा की, जो भी हम अपना जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही आपकी भाषा की क्या है, विशेषताएं हैं। अब आपको हेडिंग डालनी है हिंदी भाषा का विकास, यानी कि हिंदी जो आज हमारी प्रचलित है, जिसको हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आखिर इसका विकास कैसे हुआ। अब आपको डालना है हिंदी भाषा का विकास हेडिंग, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम आपसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी भाषा आपकी कहाँ से निकल कर आई है, हिंदी भाषा का आपको जननी किसको माना जाता है, संस्कृत को हिंदी भाषा का जननी माना जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ लिखना है और वो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो आपकी हुई थी संस्कृत जो है उजागर हुई थी, यानी सबसे पहले संस्कृत का उदय हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था पाली भाषा का उदय। पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उदय हुआ था। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश का उदय हुआ है और अपभ्रंश के बाद हिंदी का उदय हुआ है, ठीक है। अब अगर ये चल रहे थे, यानी कि इस तरीके से आपका जो है हिंदी यहाँ तक आई है, हिंदी का जो है कैसे जनरेट हुई है, इस तरीके से संस्कृत से ही हिंदी निकल कर आई है, ठीक। तो अगर पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। अब इसका कुछ ना कुछ समय होगा और संस्कृत का जो समय था ये था आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक। और आपकी जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश है ये मध्यकालीन में आते हैं और इन तीनों का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है, इन तीनों का। इसके बाद जो आपकी हिंदी है, हिंदी का जो समय है ये है 1000 ईस्वी से और अब तक, अभी तक आपकी हिंदी ही चल रही है। और ध्यान रखना है हिंदी क्या है, ये परिवर्तन होती जा रही है, यानी कि इसका विकास अभी भी जारी है। भाषा में एक चीज़ याद रखना है कि भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। अब आप देख लो, पहले संस्कृत थी, फिर पाली हुई, फिर प्राकृतिक हुई, फिर अपभ्रंश हुआ और आज हिंदी है। और वर्तमान हिंदी के भी विविध रूप हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हिंदी बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर संस्कृत जो थी ये किस में आती थी, कौन इसका प्रयोग करते थे। एक तो वैदिक काल में इसका प्रयोग हुआ था, यानी कि जो वेद वगैरह आपके हैं वो किस में है, संस्कृत में है। तो संस्कृत आपकी किस में आती थी, वैदिक काल में, वैदिक काल और लौकिक संस्कृत। वहीं अगर पाली की बात की जाए तो पाली किसके टाइम पर युद्ध हुई थी, आप सबको ही पता है, भगवान बुद्ध के टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर क्या बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी। प्राकृत जो है, प्राकृत लोक भाषा है, यानी कि जो आम जनता की भाषा थी वो प्राकृत में थी। इसको कहीं ना कहीं संस्कृत और पाली को समझने में जो आम लोग थे उन्हें दिक्कत होती थी, और अभी भी जो है संस्कृत आम लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्राकृत भाषा डेवलप हुई। और प्राकृत भाषा जो है ये आम लोगों की भाषा है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है आम लोगों की भाषा, ठीक है। और अपभ्रंश को देखे जाए तो ये भी एक तरीके से जनमानस की ही भाषा है, यानी कि आम लोगों की भाषा ही इसको कहेंगे। ये भी किस तरीके की है, जनमानस की भाषा आप किसे कह सकते हैं, अपभ्रंश को कह सकते हैं। और हिंदी जो है वो अभी चल रही है, तो हिंदी को आपको लिखना है क्या है, ये परिवर्तित है, यानी कि सब जगह चेंज होती रहती है, अभी भी ये परिवर्तनशील है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, और तब जाकर आपकी हिंदी का विकास हुआ है। यानी सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ था, उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ है, तब प्राकृत का विकास हुआ है, फिर अपभ्रंश आए हैं और फिर हिंदी आई है, और उसके बाद भी अभी जो चल रही है वर्तमान हिंदी आई है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या यहाँ पर नोट करना है, उपभाषा और बोलियां। अब उपभाषा किसे कहा जाता है, पहले आप ये समझ लीजिए, इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, ठीक है, बहुत टाइम यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
और जो अभी आपको लिखा रही हूँ मैं उपभाषा और बोलियाँ, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उपभाषा और बोलियों का क्या मतलब होता है? उपभाषा जो होती है वो एक क्षेत्र की बोली होती है, यानी कि एक काफ़ी बड़े एरिया की बोली को बोला जाएगा, काफ़ी बड़े क्षेत्र की बोली को बोला जाता है उपभाषा, ठीक है। और वहीं पर अगर बोली की बात की जाए तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बोली को कहा जाएगा बोली। जैसे कि हम लोग गढ़वाली हैं, हम गढ़वाली यूज़ करते हैं तो इसको बोला जाएगा बोली, और उस गढ़वाली में भी छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं तो उसको बोला जाता है बोली, ठीक। उपभाषा जैसे आपकी आती है, जैसे कन्नड़ हो गई, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इसको कहा जाएगा उपभाषा, या गुजराती हो गई, ये आपकी कही जाएगी उपभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालना है? उपभाषा, और दूसरी तरफ आपको लिखनी है इसकी बोलियाँ, यानी कि कौन सी जगह की उपभाषा है और कौन सी उसकी बोलियाँ हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंदर जो बोलियां आती हैं वो आपको लिखनी है अब, और ये याद भी रखनी है। सबसे पहली आपकी है खड़ी बोली, इसको कौरवी भी कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी। दूसरी है आपकी हरियाणवी, और हरियाणी को कहा जाता है बागरू। तीसरी है आपके यहाँ पे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बाद आपको लिखना है कन्नौजी, फिर लिखना है बुंदेली, ठीक है। तो ये आपकी किसके अंदर आ गई? पश्चिमी हिंदी के अंदर आ गई, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी किसके विकास से हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश के विकास से हुई है। अब देखिए अपभ्रंश भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपके लिए इसका नाम ही बहुत है कि शोरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपको पूछा जाएगा कि बुंदेली जो है किस अपभ्रंश से आई है, या फिर कहाँ की वो है, ये भाषा है, यानी किस क्षेत्र की है, तो ये कहाँ से आई है? पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। तो खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है दूसरा, आपको लिखना है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। इसके अंदर जो आपकी बोलियां आती हैं वो आपको नोट कर लेनी है। सबसे पहली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो इसके अंदर तीन आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये आपको ऐसे ही याद कर लेना है, इसी तरीके से आप इसे नोट करना, बहुत इजीली आपको ये याद हो जाएगा। अब मैं इसे मिटा रही हूँ। नेक्स्ट आपको लिखना है चौथी है आपकी राजस्थानी, तीसरी सॉरी। और राजस्थानी में आता है मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी, ठीक है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी किस में आते हैं? ये आती है आपके राजस्थानी में। चौथा आपको हेडिंग डालनी है, चौथा लिखना है आपको बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आती है आपकी मैथिली, भोजपुरी, मगई, ठीक है। तो ये तीनों आपकी किस में आती हैं? बिहारी हिंदी में, मैथिली, भोजपुरी और मगही। पांचवा है आपका पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपकी आएंगी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, और क्या आएगा? नेपाली, ठीक है।
तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेनी है कि राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी आती है, बिहारी के अंदर कौन कौन सी आती है, बिहारी हिंदी के अंदर। और इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, भारत के मैप में आप देखेंगे तो उस क्षेत्र के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस जगह पर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक, इसके बाद आपको एक और हेडिंग डालनी है और वो है संवैधानिक प्रावधान। यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें हमारी भाषा के लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान है और वो किस किस अनुच्छेद में है, किस किस आर्टिकल में है, वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालनी है संवैधानिक प्रावधान। सबसे आपको हेडिंग क्या डालनी है, संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा। ये मिला था 14 सितंबर 1949 में। और ये अमल में कब लाया गया, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, यानी कि प्रभाव में कब से आया, ये आया है 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा संविधान बना था। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब संवैधानिक प्रावधान के अंदर आपको सबसे पहला हेडिंग डालनी है, यानी कि सबसे पहला आपको लिखना है आर्टिकल 120। क्या लिखना है, आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 जो चलाया जाता है, आर्टिकल 120 कहाँ पर चलता है, ये आपकी संसद के लिए है। और इसमें ये कहा गया है कि संसद में जो आपकी भाषा चलेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेंगी, लेकिन अंग्रेजी शुरुआत में सिर्फ 15 साल के लिए रखी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संसद में जो है, और इसमें क्या कहा गया था, इसी तरीके से आपको लिखना है। एक तो यहाँ पर हिंदी चलेगी, दूसरी यहाँ पर अंग्रेजी चलेगी। और अंग्रेजी शुरुआत में सिर्फ 15 वर्ष के लिए थी। ठीक है, दूसरा आर्टिकल आपको लिखना है 210। और ये जो आर्टिकल चला है ये विधानसभा के लिए चला है, यानी कि आपके राज्य के लिए ये है। और इसमें कहा गया है कि जो राज्य में जो भाषाएं चलेंगी वो एक तो हिंदी में चलेगी और दूसरी इंग्लिश में चलेगी। वहाँ पर भी सेम है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी। तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 343। इसमें जो कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें, कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी में होगी और उसकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए। आपको लिखना है संघ की भाषा हिंदी और लिपि इसमें क्या यूज की जाएगी, देवनागरी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 344। और इसमें कहा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन जो किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और प्रथम बार जो आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 7 जून 1955 में। और उस टाइम पर राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो खरे थे, मिस्टर खरे। और इनका पूरा नाम है बीजी खरे, बीजी खरे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 7 जून 1955 में। और राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है आर्टिकल्स जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी के लिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 345, आर्टिकल नंबर 345। तो इसमें कहा गया है कि राज्य की जो राजभाषा होगी या तो एक राजभाषा होगी या राजभाषाएं भी हो सकती हैं या फिर अन्य, मतलब अन्य भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो हिंदी तो पहले थी ही, 2010 से उसने क्या करा, संस्कृत को भी बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाएं भी हो सकती हैं।
राज्य भाषा या राज्य भाषा, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, राज्य भाषाएं भी हो सकती हैं। और आपका अंतिम आपका आज का आर्टिकल आपको यहाँ पर लिखना है, आर्टिकल नंबर 348, और इसमें कहा गया है कि जो आपका हाई कोर्ट और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा उसकी जो भी कार्यवाही होगी वो इंग्लिश में की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की जो कार्यवाही की जाएगी ये किस में की जाएगी, इंग्लिश में ही कार्यवाही की जाएगी, अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं और इनको इसी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आना कंफर्म होता है। स्पेशली उसने टॉपिक दिया हुआ है तो 1 नंबर का आप लगा लीजिए कि आपका यहाँ से आना ही आना है, ठीक। और वहाँ इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, इससे बाहर ज़्यादा नहीं पूछा जाता। नॉर्मली इन पोर्शन से, जो ये नॉर्मल से पोर्शन होते हैं, यहाँ से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप क्लास को अच्छे से देख लेना। इनकेस कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही हो आप पूछ सकते हैं। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी की जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी आपकी देवनागरी लिपि को लेकर। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।